India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर 307 धारा लगाने का आदेश दिया। चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने की दी इजाजत। जस्टिस सिकरी की अगुवाई में निगरानी समिति का गठन। बारह निलंबित महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के निलंबन आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। विधानसभा सचिव को पक्ष रखने का निर्देश। चाइल्ड केयर सेंटर्स की स्थितियां भयावह। भागी हुई लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य को नोटिस दिया। सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन को एमिक्स क्यूरी नियुक्त। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया, जो समय समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला न्यायाधीशों से सहयोग मिलेगा। चीन के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए भारतीय सेना को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने के लिए केंद्र को हरी झंडी दिखा दी है। ये अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन में 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आदेश सुनाया, जिसे न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया था। इसमें भारत संघ को न्यायालय के आदेशानुसार 5.5 मीटर की बजाय 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति की मांग की गई थी। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार व सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया और रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एचपीसी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश भी दिया। केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 900 किलोमीटर की लंबी इस परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर से जाने वाली सीमा सड़कों के लिए ये फीडर सड़कें हैं। केंद्र सरकार परियोजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक करना चाहती है।
केंद्रीय मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में व्यापक सड़कें महत्वपूर्ण हैं, खासकर सीमा पर चीनी निर्माण के मद्देनजर। पीठ ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर के निलंबन से जुड़े आदेश पर रोक से इनकार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई करते हुए जुलाई में 1 साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र के 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने से अब विधायक मौजूदा सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने विधानसभा सचिव को मामले पर नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर कार्रवाई करते हुए जुलाई में 1 साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया था। स्पीकर के निलंबन के फैसले के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनके निलंबन की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने दलील दी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसे देखते हुए विधायकों के निलंबन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार 22 से 28 दिसंबर के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला रही है। निलंबित बीजेपी विधायकों ने निलंबन संबंधी विधानसभा के प्रस्ताव को 22 जुलाई को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। राज्य सरकार का आरोप है कि 5 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ 12 विधायकों ने कथित रूप से व्यवहार किया, जिसके बाद उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव सदन की ओर से पारित किया गया था। निलंबित विधायकों में गिरीश महाजन, संजय कुटे, अतुल भातखलकर, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, राम सतपुते, पराग अलवानी, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, हरीश पिंपले, योगेश सागर और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों पर लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि ये एक तरफा कार्रवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में सड़क पर बच्चों की दुर्दशा पर संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना किसी देरी के पहचान प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या न्यायालय द्वारा विकसित SOP 2.0 में NCPCR द्वारा निर्धारित बाद के चरणों में आगे बढ़ने के लिए किसी और निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर जब अगर एक बार बचाए जाने और पुनर्वासित किए जाने वाले बच्चों की पहचान कर ली गई है। NCPCR द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन पर न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने चिंता व्यक्त की कि राज्यों द्वारा पहचाने गए बच्चों की संख्या काफी कम है और यहां तक कि पहचान की प्रक्रिया भी, जो कि पुनर्वास की प्रक्रिया का पहला चरण है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। बेंच ने कहा, जैसे कि हमने आपके हलफनामे में देखा है, वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर जो संख्या दिखाई जाती है वह बहुत कम लगती है। केवल 36,551 हमें बताया गया है कि अकेले दिल्ली में सड़कों पर 70-80 हजार बच्चे हैं, जहां लाखों होने चाहिए। रिपोर्टिंग अधूरी लगती है। अग्रवाल ने प्रस्तावित किया है कि NCPCR एक समान दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है, जिसे राज्यों द्वारा सड़क पर आ गए बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए अपनाया जा सकता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी के लिए राज्य क्या रणनीति अपनाएंगे, ये भी NCPCR मार्गदर्शन कर सकता है। WWI की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि गोद लेने के लिए एक समानांतर प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ राज्यों ने NCPCR पोर्टल बाल स्वराज CISS पर डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसे बेहतर समझने के लिए NCPCR द्वारा आगे जोड़ा जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और अन्य चाइल्ड केयर केंद्रों को भयावह बताते हुए दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है कि बच्चे ऐसे केंद्रों से पलायन ना करें और उसके बाद उनका अपहरण ना हो सके। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बख्तावरपुर के एक चिल्ड्रन होम से 5 नाबालिग लड़कियों के भागने और ऐसी ही अन्य समान घटनाओं में मजिस्ट्रेट जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, बख्तावरपुर, दिल्ली और अन्य चाइल्ड केयर सेंटर्स के मामले भयावह हैं और ये पता चलता है कि केंद्र में बच्चे और कैदी भाग जाते हैं या नियमित अंतराल पर उनका अपहरण किया जा रहा है और राज्य की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। मामले के आगे की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध करते हुए कोर्ट ने मामले में कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका मैमन जॉन को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है। सुनवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त निदेशक किरण गांधी ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा था। ये तब हुआ जब न्यायालय ने विभिन्न चाइल्ड केयर संस्थानों के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देने में न्यायालय की सहायता के लिए उपस्थिति का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक जवाब नहीं मिला है। इससे पहले अदालत ने शहर में चाइल्ड केयर संस्थानों के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। कोर्ट ने दिल्ली बाल संरक्षण आयोग द्वारा दायर जवाब को भी रिकॉर्ड में लिया था, जिसने उक्त चाइल्ड केयर संस्थान के कामकाज पर चिंता जताई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी और कहा कि इसे जारी रखने के उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। धारवाड़ बेंच में बैठे जस्टिस NS संजय गौड़ा ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता अभी भी पढ़ाई कर रही है और उसके पिता नहीं है, उसकी मां अकेले परवरिश कर रही है। मनोचिकित्सक ने पुष्टि की है कि गर्भावस्था को जारी रखना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम होगा। गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक होने के कारण गर्भ को समाप्त करने के उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था। इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब भी गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है तो चिकित्सकों को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं होती है और इसके लिए अनुरोध पर संवैधानिक न्यायालय द्वारा केवल एक महिला को संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के संबंध में विचार किया जा सकता है। पीड़िता ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निर्देश दिया कि एक राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए कि क्या गर्भावस्था को जारी रखना याचिकाकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम होगा। बोर्ड ने कहा कि याचिकाकर्ता की गर्भ को समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि इसे जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की गर्भ की अवधि 24 सप्ताह 4 दिन है। अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता के पिता नहीं रहे और उसकी परवरिश उसकी मां को ही करनी है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता PUC द्वितीय वर्ष की छात्रा है और उसकी मां एक कृषक के रूप में अपनी आजीविका से बाहर हो रही है। – 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में 4 लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद आमिर, शमशुद्दीन और मोहम्मद बारिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा, 148 घातक हथियार से लैस दंगा, 307 हत्या का प्रयास, 149 गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी के तहत आरोप लगाए। अदालत ने कहा, हालांकि आरोपी व्यक्तियों को IPC की धारा 336/120B के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया जाता है। न्यायालय की राय में धारा 336 IPC के तहत आरोप तय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 307 IPC के तहत आरोप विशेष रूप से सार्वजनिक गवाहों की गवाही के आधार पर बनाया गया था। आरोप आदेश में नोट किया। इसके अलावा उक्त आरोपी व्यक्तियों ने वर्तमान मामले में न तो खुद गोली चलाई और न ही पिस्तौल या गोली बरामद की। जहां तक IPC की धारा 120B के तहत आरोप का संबंध है, आपराधिक साजिश के उद्देश्य के लिए दिमाग की पूर्व बैठक दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, लेकिन दंगाई भीड़ की एक सशस्त्र गैर कानूनी सभा थी जिसमें आरोपी व्यक्ति शामिल थे और जिसने सार्वजनिक गवाहों को मारने के इरादे से गोली मार दी थी। अदालत ने पाया कि दंगा और 3 गवाहों को मारने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में आरोपी व्यक्तियों की भीड़ द्वारा गोलीबारी की गई थी। आरोप है कि मौजपुर के चूड़ी गली में आरोपियों ने अवैध रूप से सभा की और 3 गवाहों पर गोलियां चला दी।
गवाहों ने दावा किया कि वे अपने घरों में मौजूद थे जब सशस्त्र दंगाइयों ने उन पर हमला किया और गोलियां चलाईं। आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास था और इसीलिए आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्माण परियोजना के प्रमोटर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ कंपनी ने घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन की हेराफेरी और गबन के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज कराई हैं। कोर्ट ने प्रमोटर को दी गई अंतरिम सुरक्षा भी वापस ले ली। सिद्धार्थ चौहान, प्रबंध निदेशक मैसर सिद्धार्थ बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड ने 2 अलग-अलग एफआईआर में 2 अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थी। शेयर पूंजी में उनकी 97% हिस्सेदारी थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी का विचार था कि चौहान पीड़ित घर खरीदारों के दावों को हल करने का कोई गंभीर प्रयास करने के बजाय निपटाने के प्रयास के नाम पर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। ये देखते हुए कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मामले में गवाहों को धमकाया, अदालत ने कहा, विशेष रूप से इतने बड़े मामले में अग्रिम जमानत देने से न केवल मामले की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में भरोसे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम संरक्षण के दौरान गवाहों को धमकाकर कोर्ट के आदेशों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है। एफआईआर से संबंधित जमानत याचिका स्टेला नामक एक परियोजना के संबंध में दायर की गई है। शिकायतकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि चौहान ने लगभग 833 घर खरीदारों को ठगा था। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई जांच और ऑडिट से पता चला कि घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन के साथ साथ बैंकों से लिए गए ऋणों का 2 परियोजनाओं के निर्माण में उचित उपयोग नहीं किया गया था। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में चौहान को मिली अंतरिम सुरक्षा भी वापस ले ली। वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने सभी आरोपियों पर हत्या और गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या प्रयास और लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है। सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर 307 धारा लगाने का आदेश दे दिया है। इस मंजूरी के साथ ही जेल में बंद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर साजिश के तहत हत्या और हत्या की कोशिश की धारा में वारंट बना दिया गया है। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर नई धाराओं में वारंट जारी होने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने अपनी जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा 279, गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 338 और गैर इरादतन हत्या की धारा 304A को खारिज कर आरोपियों पर हत्या का प्रयास 307, खतरनाक हथियारों से लैस होकर चोट करने की धारा 326, एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने की धारा 34 और लाइसेंसी असलहे का दुरुपयोग आर्म्स एक्ट को शामिल करने की कोर्ट में अर्जी डाली थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद इन नई धाराओं को मंजूरी देते हुए सभी आरोपियों का वारंट बनाया है। अब आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326, 302, 34, 120B और आर्म्स एक्ट लगाई गई हैं, जिसके तहत वे सभी अब जेल में रहेंगे। नई धाराओं के अनुसार मामला चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के एकमात्र आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जुलाई 2020 में जोशी को उनकी 2 नाबालिग बेटियों के सामने सिर में गोली मार दी गई थी। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि पत्रकार जोशी की नृशंस हत्या में अकेले आवेदक की संलिप्तता है। जोशी की कथित तौर पर 5 और 11 साल की उनकी 2 बेटियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जोशी की हत्या उस वक्त की गई थी जब वह जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी भतीजी के उत्पीड़न का विरोध करके बाइक से घर लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जोशी अपनी बेटियों के साथ दोपहिया वाहन पर सवार थे। पुरुषों के एक समूह द्वारा उसे रोका गया, मारपीट की गई, उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद जमानत याचिकाकर्ता ने जोशी पर बंदूक तान दी, वह जमीन पर गिर गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि हालांकि एफआईआर में उसका नाम आरोपी है, लेकिन अभियोजन का पूरा मामला अन्य सह अभियुक्तों के इकबालिया बयान के साथ साथ उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल की बरामदगी पर आधारित है। राज्य के वकील ने आगे ये प्रस्तुत किया कि सभी आरोप पत्र में अभियुक्तों ने स्पष्ट रूप से वर्तमान आवेदक को फायरिंग की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही आवेदक की जेब से एक देशी पिस्तौल भी बरामद की गई है।
इसीलिए सभी परिस्थितियों में निष्कर्ष निकलता है कि जोशी की हत्या के लिए आवेदक ही जिम्मेदार है। और इस वक्त हमारे जुड़ चुके हैं अधिवक्ता शिवम शर्मा जी। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विक्रम जोशी हत्याकांड के एकमात्र आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। किस आधार पर यह फैसला लिया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में आज आरोपी के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि हालांकि एफआईआर में उसका नाम आरोपी है, लेकिन अभियोजन का पूरा मामला अन्य सह अभियुक्तों इकबालिया बयान के साथ साथ उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल की बरामदगी पर आधारित है। इस पर अधिवक्ता द्वारा ये आग्रह किया गया कि उसके पास हत्या करने के लिए कोई आपराधिक मकसद का कारण नहीं है, क्योंकि अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों को अलग अलग आरोपों पर न्यायालय की सामान्य पीठ द्वारा भर्ती या जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी जमानत हकदार है। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी ओर राज्य के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि शुरू में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307, 34, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि घटने के एक दिन बाद जोशी की मृत्यु हो गई, इसलिए आरोपी आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के वकील ने आगे यह प्रस्तुत किया कि सभी आरोप पत्र में अभियुक्तों ने स्पष्ट रूप से वर्तमान आवेदक को फायरिंग की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही आवेदक की जेब में एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया था, इसलिए सभी परिस्थितियों में निष्कर्ष निकालता है कि दोषी की हत्या के लिए आवेदक ही जिम्मेदार है। पर्चियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि आवेदक को एफआईआर में हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया गया है। इसमें आकाश ने मृतक की हत्या की थी। हालांकि आकाश का नाम वास्तविक हमलावरों की एक श्रृंखला से हट गया है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के केवल आवेदक को ही पत्रकार की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसमें हमले का हथियार भी आवेदक की जेब से बरामद किया गया है। अदालत ने देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने इसलिए अदालत को मुकदमे की तेजी से पूरी करने का निर्देश भी दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम शर्मा जी। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.